दिल्ली के सबसे धनाढ्य व्यक्ति विक्रम सिंह राठौड़ के विशाल हवेली में हमेशा एक रहस्यमयी खामोशी छाई रहती थी। इस खामोशी को केवल दो छोटी छोटी छड़ियों की खटखटाहट तोड़ती थी। 8 साल की जुड़वां बेटियां सानवी और तारा, जिनकी आंखें कभी रोशनी से नहीं मिली, अपने पिता से हमेशा दूर रखी जाती थीं, मानो वे कोई शर्मिंदगी हो, कोई रहस्य हो जिसे छुपाना जरूरी हो। लेकिन क्यों एक पिता अपनी बेटियों से इतनी नफरत करता था, और क्यों हवेली के नौकर इतने भयभीत थे कि कोई इस बारे में बात तक नहीं करता था। जब एलिजा नाम की एक ईसाई महिला नई आया बनकर इस हवेली में आई तो उसे तुरंत कुछ गलत महसूस हुआ। महंगी दवाएं जो कभी इस्तेमाल नहीं होती थीं, रात को बच्चों के कमरे का अंदर से बंद ताला, और एक पिछली आया जो अचानक लापता हो गई थी। लेकिन जब छोटी सानवी ने उसके कान में फुसफुसाया, क्या आप भी महसूस करती हैं कि इस घर में रहस्य की गंध है, तो एलिजा को एहसास हुआ कि यहां कुछ बेहद डरावना छिपा है। क्या ये बच्चियां वाकई जन्म से अंधी थीं, या विक्रम राठौड़ और उनके डॉक्टर कुछ ऐसा छुपा रहे थे जो दुनिया को कभी नहीं पता चलना चाहिए। एक रात एलिजा ने विक्रम की फोन पर बातचीत सुन ली। उन्हें कभी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक दरवाजे के पीछे से विक्रम की आवाज गूंजी। तुमने क्या सुना? एलिजा मुड़ी और देखा कि विक्रम अंधेरे में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो खून जमा दे। दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित इलाके में खड़ी ग्रेनाइट की विशाल हवेली से एक अजीब सन्नाटा हमेशा बयां होता था। इस सन्नाटे को सिर्फ दो छोटी छोटी छड़ियों की खटखटाहट तोड़ती थी, जो अंधेरे गलियारों में रास्ता टटोलती दो जुड़वां बच्चियों के हाथों में थीं। राठौड़ परिवार की इस हवेली में कदम रखते ही एक झटका सा लगता था। विक्रम राठौड़, भारत के रियल एस्टेट के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में से एक, अपनी बेटियों को कभी छूते नहीं थे। वे उन्हें दूर से देखते, मानो वे कोई शर्मनाक रहस्य हों। जब 8 वर्षीय सानवी और तारा अपनी छड़ियों से रास्ता टटोलते हुए उनके पास आती तो वे सिकुड़ जाते, जैसे उनकी नजदीकी से कोई बीमारी लग जाएगी। हवेली के नौकर चुपचाप इस विचित्र व्यवहार को देखते, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आज सुबह हवेली में एक नई हलचल थी। एलिजा नाम की एक ईसाई महिला को नई नौकरानी के तौर पर नियुक्त किया गया था। वह पिछली नौकरानियों से अलग थी। न तो वह इस भव्य हवेली से प्रभावित हुई, न ही मालिक की अहंकारी नजरों से डरी। जैसे ही उसने अपना सामान रखा, हवेली की मुख्य रसोइया शांति ने उसे चेतावनी दी, यहां आंखें खुली और जुबान बंद रखो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो माया का हुआ। एलिजा ने पूछा, माया कौन थी? लेकिन शांति ने अचानक बात बदल दी और पीछे देखकर धीरे से बोली, कुछ दीवारें भी सुन लेती हैं। यह छोटा सा वाक्य एलिजा के मन में एक अजीब बेचैनी छोड़ गया। अपने पहले दिन की शाम को जब एलिजा जुड़वां बच्चियों के कमरे में उनका खाना ले गई तो उसने कुछ असामान्य देखा। दोनों बच्चियों के कमरे हमेशा अंदर से ताले में बंद रहते थे। क्या कोई अंधी बच्चियों को ताला लगाकर रखता है? जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से चाबी घूमने की आवाज आई। इतनी छोटी बच्चियां ताले कैसे खोल सकती हैं? जब वह अंदर गई तो देखा कि दोनों बहनें एक कोने में सिकुड़ी बैठी थीं, जैसे किसी अनजान मेहमान से डर रही हों। एलिजा ने धीरे से अपना परिचय दिया और उनके पास बैठ गई। सानवी ने हिचकते हुए अपने छोटे हाथों से एलिजा का चेहरा छुआ। उसकी उंगलियां गालों और होंठों पर फिर आईं और फिर वह फुसफुसाई, क्या आप भी महसूस करती हैं कि इस घर में रहस्य की गंध है? एलिजा का दिल धक से रह गया। इतनी छोटी बच्ची के मुंह से इतने गहरे शब्द। वह जवाब देने ही वाली थी कि अचानक बिजली कड़की और कमरे की लाइट चली गई। अंधेरे में तारा ने उसके कान में फुसफुसाया, हमारी पिछली आया अचानक गायब हो गई। पापा कहते हैं कि वह भाग गई, लेकिन हमें उसकी चीखें सुनाई दी थीं। एलिजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, कब की बात है यह? तारा ने जवाब दिया, जिस रात हमने पापा को फोन पर कहते सुना कि उनकी आंखों का इलाज कभी नहीं होगा, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। बिजली वापस आई और एलिजा ने देखा कि कमरे की दीवारों पर बच्चों की अजीब पेंटिंग्स लटकी थीं। सभी में आंखों वाले चेहरे थे, लेकिन आंखें काली स्याही से मिटा दी गई थीं। जब एलिजा ने इसके बारे में पूछा तो दोनों बच्चियां चुप हो गईं, जैसे कुछ कहने से डर रही हों।
उसी शाम जब विक्रम के ऑफिस से फोन की घंटी बजी, एलिजा ने अनजाने में रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से एक कठोर आवाज आई, डॉक्टर शर्मा, सब तैयार है। कल रात आप पीछे के दरवाजे से आना, वहीं नौकरानी आपको अंदर ले आएगी। और हां, वे महंगी दवाएं लाना मत भूलिएगा, हालांकि हम सब जानते हैं कि वे कभी इस्तेमाल नहीं होंगी। एलिजा सन्न रह गई। उसने रिसीवर रखते हुए अपनी सांस रोकी। तभी अचानक पीछे से विक्रम की आवाज आई, तुमने क्या सुना? वह मुड़ी तो देखा कि विक्रम अंधेरे में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। एलिजा के जवाब देने से पहले ही उन्होंने फोन उठाकर किसी से कहा, उन्हें कभी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एलिजा की उस रात नींद नहीं आई। विक्रम के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उन्हें कभी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए। कौन सी सच्चाई? क्या सानवी और तारा के अंधेपन के पीछे कोई राज था? उसने तकिए को मुट्ठी में भींच लिया। उसके माथे पर ठंडा पसीना चमक रहा था। उसके मन में डर था कि वह जिस घर में आई थी वह सिर्फ ग्रेनाइट की हवेली नहीं, बल्कि रहस्यों का पिंजरा था। सुबह की पहली किरण ने जब खिड़की से झांका, तब तक एलिजा का फैसला पक्का हो चुका था। वह इन बच्चियों की मदद करेगी। सुबह नाश्ता बनाते समय एलिजा ने नोटिस किया कि हवेली के बाकी नौकर उससे दूरी बनाए रखते थे। उसकी नजर रसोई की मेज पर रखी एक छोटी दवा की शीशी पर पड़ी, जिस पर सानवी और तारा का नाम लिखा था। जब उसने शीशी उठाई तो पीछे से शांति की आवाज आई, उसे छूना भी मत। एलिजा चौंक गई। उसके हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर टूट गया। शांति ने चारों तरफ देखा और धीरे बोली, इन दवाओं को बच्चियों को कभी नहीं दिया जाता, सिर्फ दिखावा है। उसकी आंखों में डर था, जैसे वह कुछ जानती हो पर बता न सके। तो दवाएं कहां जाती हैं? एलिजा ने पूछा। शांति ने होंठ भींचे और फुसफुसाई, पिछली आया ने भी यही सवाल पूछा था और अगले दिन वह गायब हो गई। एलिजा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उस दोपहर जब विक्रम ऑफिस गए थे, एलिजा बच्चियों के साथ बगीचे में बैठी थी। सूरज की हल्की धूप उन पर पड़ रही थी, पर हवेली की छाया उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। सानवी ने अचानक एलिजा का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या आप भी महसूस करती हैं कि इस घर में रहस्य की गंध है? यह वही सवाल था जो उसने रात को पूछा था। इस बार एलिजा ने उसके चेहरे को गौर से देखा। सानवी की आंखें भले अंधी थीं, पर उनमें एक अजीब समझ थी, जैसे वह अपने अंधेपन के पीछे भी कुछ देख पा रही हो। एलिजा का गला सूख गया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि बगीचे की झाड़ियों से खड़खड़ाहट हुई। एलिजा की नजर वहां गई, पर कोई नहीं था। क्या कोई उनकी बात सुन रहा था? हां, मैं महसूस करती हूं, एलिजा ने आखिरकार जवाब दिया। उसकी आवाज धीमी थी, पर अंदर एक तूफान उठ रहा था। तुम्हें कैसे पता कि यहां कुछ गलत है? सानवी ने सिर झुकाया, जैसे कोई बड़ा राज बताने वाली हो। मुझे सपने आते हैं जिनमें मैं देख सकती हूं। उन सपनों में मैंने देखा कि मेरी आंखें पहले ठीक थीं। उसकी आवाज कांपने लगी। फिर कोई आया और हमारी रोशनी छीन ली। तारा, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, माया दीदी हमें बताना चाहती थीं कि क्या हुआ था, पर फिर वह चुप हो गईं, जैसे बोलना खतरनाक हो। एलिजा ने दोनों के हाथ थामे। उसकी छाती में भारीपन महसूस हो रहा था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने वादा किया, हालांकि उसे नहीं पता था कि यह वादा कैसे निभेगा। तारा ने अचानक उसके कान में फुसफुसाया, पापा हमसे प्यार नहीं करते, वे हमें देखते भी नहीं, कहते हैं कि हम उनकी शर्मिंदगी हैं। इन शब्दों ने एलिजा के दिल में दर्द की लहर दौड़ा दी। कौन सा पिता अपनी बेटियों के लिए ऐसा कह सकता था? शाम के खाने की तैयारी में एलिजा ने देखा कि हवेली के पुराने नौकर जब भी विक्रम आते, चोर नजरों से एक दूसरे को देखते। उसने शांति से पूछा, ऐसा क्यों होता है? शांति ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी उंगलियां एलिजा की कलाई में गड़ रही थीं। यहां तभी जिंदा रह पाओगी जब सीख लोगी कि जो सामने है उसे भी न देखो। एलिजा ने हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा था। मैं वो नहीं जो आंखें बंद करके खतरे से बचे, उसने जवाब दिया। शांति की आंखों में एक पल के लिए सम्मान झलका, फिर वह फुसफुसाई, फिर तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। इस घर की दीवारें सब सुनती हैं और विक्रम साहब के हाथ बहुत लंबे हैं। रात का खाना तनावपूर्ण माहौल में शुरू हुआ।
विक्रम विशाल डाइनिंग टेबल के एक सिरे पर बैठे थे, जबकि सानवी और तारा दूसरे सिरे पर, बीच में 10 खाली कुर्सियां। यह दूरी भावनात्मक दूरी का प्रतीक लगती थी। एलिजा बच्चियों के पास खड़ी थी, उन्हें खाना खाने में मदद कर रही थी। अचानक तारा के हाथ से गिलास छूट गया और लाल रस मेज पर फैल गया। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वे कुर्सी से उठे और चिल्लाए, यही वजह है कि मैं तुम दोनों को बाहर नहीं ले जाता। मेरी बेटियां, मेरी शर्मिंदगी। उनकी आवाज कमरे में गूंज रही थी। तारा सिकुड़ गई, उसके छोटे होंठ कांप रहे थे। सानवी ने उसका हाथ थामा, पर उसके चेहरे पर भी डर था। एलिजा से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। बिना सोचे वह बोल पड़ी, यह सिर्फ रस है साहब, बच्चे हैं वे, कोई अपराधी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। नौकरों ने सांस रोकी। विक्रम ने धीरे से एलिजा की ओर देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी हिंसक जानवर की याद दिलाती थी। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता गया। जब वे उसके सामने रुके तो उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम नई हो, विक्रम ने धीमे स्वर में कहा, पर शब्दों में धमकी थी। तुम्हें नहीं पता कि यहां कैसे व्यवहार करना है, लेकिन मुझे लगता है तुम दूसरों जैसी नहीं हो। तुम्हारी आंखों में कुछ और है, कुछ जो मुझे परेशान करता है। एलिजा ने हिलने से इनकार किया और उनकी आंखों में देखा। उसका डर अब गुस्से में बदल रहा था। मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूं साहब, उसने कहा। उसकी आवाज में अप्रत्याशित दृढ़ता थी। और मेरा काम इन बच्चियों की देखभाल करना है। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वे उसे नए नजरिए से देख रहे हों, एक चुनौती, एक खतरे के रूप में। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की सांस थम गई थी, जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हो। फिर अचानक विक्रम हंस पड़े, एक ठंडी बेजान हंसी जो दिल को जमा देती थी। ठीक है, उन्होंने कहा, पीछे हटते हुए। देखते हैं तुम कितने दिन टिकती हो। माया भी ऐसी ही थी शुरू में। इसके बाद वे खाना छोड़कर कमरे से चले गए। उनके कदमों की आवाज गूंजती रही। दरवाजा बंद होने पर एलिजा ने महसूस किया कि वह अपनी सांस रोके हुए थी। उसने गहरी सांस ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। सानवी ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, कोई हमारे लिए ऐसा नहीं खड़ा हुआ माया दीदी के बाद। उसकी आवाज में डर और उम्मीद का मिश्रण था। एलिजा ने उसका हाथ थामा, पर उसके दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, माया के साथ क्या हुआ था और क्या उसके साथ भी वही होगा? उस रात जब सब सो गए, एलिजा अपने छोटे कमरे में बैठी थी। वह माया के बारे में और जानना चाहती थी। उसने फैसला किया कि वह बच्चियों के कमरे की तलाशी लेगी, शायद वहां कोई सुराग मिले। जब वह गलियारे में पहुंची तो देखा कि सानवी और तारा का कमरा इस बार बाहर से खुला था। वह धीरे से अंदर गई, चारों ओर देखा। चांदनी कमरे में फैली थी। बच्चियां गहरी नींद में थीं। एलिजा ने चुपके से तलाशी शुरू की। अलमारियां, दराज, किताबें, कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। फिर अचानक उसका पैर तारा के बिस्तर के नीचे किसी चीज से टकराया। उसने झुककर देखा और एक पुरानी डायरी निकाली। जब उसने खोला तो उसकी आंखें फैल गईं। पन्नों पर अस्पष्ट हस्तलेख में लिखा था, माया, जो हमारी आंखों की चुराई गई रोशनी कहती थी। एलिजा के हाथ कांपने लगे। वह आगे पढ़ने ही वाली थी कि पीछे से आवाज आई, क्या आपने भी कल रात माया दीदी की आवाज सुनी? एलिजा चौंक गई। डायरी उसके हाथ से फिसल गई। तारा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी खाली आंखें चांदनी में चमक रही थीं। एलिजा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब? उसने धीमे से पूछा। तारा ने सिर झुकाया, जैसे कोई बड़ा राज बता रही हो। कभी कभी आधी रात को मुझे उसकी आवाज सुनाई देती है। वह हमें बुलाती है और कहती है कि हमारी आंखों की रोशनी चुराई गई है। एलिजा का शरीर ठंडा पड़ गया। क्या यह बच्ची की कल्पना थी या कुछ और? जब वह डायरी वापस रखने झुकी तो उसमें से एक पुराना पन्ना गिरा। उसने उसे उठाया और चांदनी में पढ़ा। उस पर एक लाइन थी, किसी पर भरोसा मत करो, डॉक्टर पर भी नहीं। अचानक उसे विक्रम का फोन पर कहा वाक्य याद आया, डॉक्टर शर्मा कल रात आएंगे। एलिजा के सिर में घंटियां बजने लगीं, जैसे कोई खतरे का संकेत दे रहा हो। तभी हवेली की मुख्य घंटी बजी और उसके कानों में डॉक्टर शर्मा का नाम गूंज उठा। घंटी की आवाज ने एलिजा के शरीर में बिजली दौड़ा दी। आधी रात का समय और कोई आगंतुक।
उसने डायरी को जल्दी से तारा के बिस्तर के नीचे सरकाया और कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ी। अचानक तारा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी ठंडी उंगलियां एलिजा की कलाई पर जकड़ गईं। वो आदमी जो रोशनी चुराता है वो आ गया है, तारा ने फुसफुसाया। उसकी आवाज में एक अजीब निश्चितता थी जो एलिजा के रोंगटे खड़े कर गई। क्या इस बच्ची को सचमुच पता था कि कौन आया है? कैसे? एलिजा ने अपना हाथ छुड़ाया। उसका माथा पसीने से भीग चुका था, हालांकि बाहर ठंड थी। मैं देखती हूं, उसने कहा, पर उसकी आवाज उसे खुद अजनबी लगी। वह कमरे से बाहर निकली, दरवाजा धीरे से बंद किया और अंधेरे गलियारे में खड़ी हो गई। नीचे से आवाजें आ रही थीं, विक्रम की और एक अन्य पुरुष की, जिसका स्वर सुनकर उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही एलिजा ने खुद को छिपा लिया। नीचे हॉल में विक्रम एक लंबे सधे हुए आदमी से बात कर रहे थे, जिसके हाथ में एक चमड़े का ब्रीफकेस था। डॉक्टर शर्मा। उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था, जैसे उसे अपनी ताकत का एहसास हो। सब तैयार है? विक्रम ने पूछा। उनकी आवाज में चिंता की हल्की झलक थी। हां, सारे रिपोर्ट्स तैयार हैं, जैसा आपने कहा, डॉक्टर ने जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अप्राकृतिक शांति थी। और दवाएं? विक्रम ने पूछा। वे भी हैं, हालांकि हम दोनों जानते हैं कि वे सिर्फ दिखावा हैं, डॉक्टर ने ब्रीफकेस थपथपाते हुए कहा। विक्रम ने चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे सुनिश्चित कर रहे हों कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उन्होंने डॉक्टर को अपने स्टडी रूम की ओर इशारा किया। एलिजा के दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा था। दवाएं जो दवाएं नहीं थीं, रिपोर्ट्स जो झूठी थीं। उसने डायरी का वाक्य याद किया, किसी पर भरोसा मत करो, डॉक्टर पर भी नहीं। उसे समझ आया कि माया क्या कहना चाहती थी। जब दोनों पुरुष स्टडी के दरवाजे के पीछे गायब हो गए, एलिजा धीरे धीरे नीचे उतरी। उसके पैर पत्थर के फर्श पर बिना आवाज किए चल रहे थे। उसने स्टडी के दरवाजे पर कान लगाया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि वे सुन लेंगे। परिणाम हेरफेर किए गए हैं, जैसा आपने कहा था, डॉक्टर शर्मा की आवाज आई। कोई नहीं जान पाएगा कि उनकी आंखों का इलाज संभव है। एलिजा के मुंह से चीख निकलने वाली थी, पर उसने अपने होंठों को हाथ से दबा लिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, पलकें नम हो गईं। डोनेशन के पैसे का क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। उनकी आवाज में स्पष्ट चिंता थी। सब व्यवस्थित है, डॉक्टर ने जवाब दिया। कोई नहीं जान पाएगा कि हमने उस चैरिटी का पैसा कहां इस्तेमाल किया। अचानक एलिजा के पैर के नीचे फर्श की एक पुरानी लकड़ी चरमराई। वह हिल गई, उसका संतुलन बिगड़ा और उसका कंधा दरवाजे से टकरा गया। अंदर आवाजें रुक गईं। कौन है वहां? विक्रम की कड़क आवाज आई। एलिजा ने एक पल में निर्णय लिया। भागना बेकार था। उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और दरवाजे को खटखटाया। जी साहब, मैं एलिजा। मुझे लगा आपको कुछ चाहिए होगा, इसलिए चाय पूछने आई थी। उसने झूठ बोला, अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए। दरवाजा खुला और विक्रम का तनावग्रस्त चेहरा दिखा। उन्होंने एलिजा को ऊपर से नीचे देखा, जैसे उसके मन को पढ़ना चाहते हों। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने कहा, पर उनकी आंखें एलिजा पर टिकी रहीं। तुम इतनी रात गए यहां क्या कर रही हो? एलिजा ने चेहरा भावहीन रखा। बच्चियों को पानी चाहिए था, फिर मैंने घंटी सुनी तो नीचे आ गई, उसने जवाब दिया। विक्रम के पीछे से डॉक्टर शर्मा आगे आए। उनके चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान थी। तो आप हैं नहीं आया, उन्होंने कहा, एलिजा को ऐसे देखते हुए जैसे वह कोई नमूना हो। मैंने आपके बारे में सुना, ईसाई महिला, है ना? अजीब है, इतनी दूर से यहां काम करने आना। एलिजा ने महसूस किया कि उसके हाथ मुट्ठियां बन गए। इस आदमी की नजरें उसे असहज कर रही थीं। जी हां, मैं ईसाई हूं, उसने जवाब दिया, और मैं यहां बच्चियों की देखभाल के लिए आई हूं। डॉक्टर ने एक ठंडी, खोखली हंसी हंसी। बच्चियों की देखभाल? हां, बिल्कुल। उम्मीद है तुम उनसे ज्यादा जुड़ नहीं जाओगी। आखिर हमें नहीं पता कल क्या होगा, है ना? एलिजा के पेट में एक अजीब ऐंठन हुई, जैसे किसी ने उसके अंदर ठंडा हाथ डाल दिया हो। यह एक सूक्ष्म धमकी थी। मैं अपना काम जानती हूं, डॉक्टर साहब, उसने शांत स्वर में जवाब दिया, हालांकि अंदर गुस्से की आग भड़क रही थी। विक्रम ने दोनों को देखा, फिर बोले, ठीक है एलिजा, तुम जा सकती हो। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, विक्रम ने उसका कंधा पकड़ लिया
एलिजा, उन्होंने धीरे कहा, रात को अपने कमरे में रहना बेहतर है। इस घर में कई कमरे ऐसे हैं जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए। एलिजा ने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर पसीने की बूंदें उभर आईं। जी साहब, उसने सिर झुकाकर कहा और वहां से चली गई। लेकिन सीढ़ियों पर पहुंचते ही उसने डॉक्टर को फुसफुसाते सुना, क्या आप उस पर भरोसा करते हैं? वह माया जैसी ही लगती है। विक्रम का जवाब सुनाई नहीं दिया क्योंकि दरवाजा बंद हो गया। पर एक बात साफ थी, वह एक ऐसे खेल में फंस गई थी जिसके नियम उसे नहीं पता थे, और वह अकेली खिलाड़ी थी जिसे हराने की कोशिश हो रही थी। उस रात एलिजा ने सोने की कोशिश की, पर उसका दिमाग उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। विक्रम, डॉक्टर, माया, जुड़वां बच्चियां, सब एक पहेली के टुकड़े थे जो जुड़ नहीं रहे थे। सुबह होने से पहले उसने फैसला किया कि उसे डायरी और पढ़नी होगी। यह खतरनाक था, पर अब पीछे हटना असंभव था। सुबह जल्दी, जब विक्रम ऑफिस चले गए और बच्चियां सो रही थीं, एलिजा फिर उनके कमरे में घुसी। इस बार वह सावधान थी। उसने दरवाजा बंद किया और चारों ओर देखा। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से आ रही थी, कमरे में सुनहरी आभा फैला रही थी। बच्चियां शांति से सो रही थीं। उनके छोटे छोटे हाथ चेहरों के नीचे रखे थे, जैसे कोई खूबसूरत सपना देख रही हों। एक पल को एलिजा उन्हें बस देखती रही। इन मासूम बच्चियों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ था, लेकिन वह डायरी के लिए आई थी। उसने तारा के बिस्तर के नीचे से डायरी निकाली और कमरे के कोने में बैठकर पन्ने पलटने लगी। ज्यादातर पन्ने एक बच्ची के बिखरे विचारों से भरे थे। स्कूल, दोस्त जिनसे वह कभी नहीं मिली, और सपनों के बारे में जिनमें वह देख सकती थी। फिर एक पन्ने पर उसकी नजर रुक गई। वहां एक अलग हस्तलेख था, अधिक परिपक्व, स्पष्ट रूप से किसी वयस्क का। मेरा नाम माया है। अगर कोई इसे पढ़ रहा है तो उम्मीद है कि तुम मेरी तरह डरपोक नहीं हो जो सच्चाई से भाग गई। मैं इन बच्चियों की आया थी और मैं जानती हूं कि उनकी आंखों के साथ क्या हुआ। उनका अंधापन कोई दैवी सजा नहीं है, जैसा विक्रम साहब दुनिया को बताते हैं। यह मानवीय लालच का नतीजा है। डॉक्टर शर्मा और विक्रम साहब ने मिलकर यहां लिखावट रुक गई थी, जैसे लेखक को बीच में रोक दिया गया हो। एलिजा ने आगे के पन्ने पलटे, पर वे खाली थे। उसने फिर पिछले पन्ने देखे, कोई सुराग ढूंढने की कोशिश की। तभी उसे एक छोटा सा नोट मिला, इतना छोटा कि आसानी से नजरअंदाज हो सकता था। चुराई गई रोशनी का सच पुस्तकालय में है, पुराने संत के पीछे। एलिजा के हाथ कांपने लगे। पुस्तकालय? पुराना संत? क्या यह कोई मूर्ति या तस्वीर थी? उसने डायरी बंद की और वापस बिस्तर के नीचे रखने के लिए झुकी। तभी उसने तारा को हिलते देखा। बच्ची जाग रही थी। एलिजा ने जल्दी से डायरी सरकाई और खड़ी हो गई। एलिजा दीदी? तारा की आवाज नींद से भरी थी। आप यहां क्या कर रही हैं? एलिजा ने अपनी सांसें नियंत्रित कीं। मैं तुम्हें जगाने आई थी प्यारी, उसने सामान्य स्वर में कहा। नाश्ता तैयार है। तारा उठकर बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी खाली आंखें कहीं दूर देख रही थीं। मुझे एक सपना आया, उसने धीरे कहा। मैं देख सकती थी एलिजा दीदी। मैंने रंग देखे, लाल, नीला, हरा। मैंने आकाश देखा, फूल देखे। उसकी आवाज धीमी हो गई। और मैंने माया दीदी को भी देखा। वह मुझसे कह रही थी कि पुस्तकालय में जाऊं, पुराने संत के पीछे देखूं। एलिजा का दिल जोर से धड़कने लगा। यह संयोग नहीं हो सकता था। तारा, उसने धीरे कहा, उसका हाथ बच्ची के कंधे पर रखते हुए। क्या तुम जानती हो कि पुराना संत क्या है? तारा ने सिर हिलाया। हां, उसने कहा। पुस्तकालय में एक बड़ी तस्वीर है, एक बूढ़े आदमी की, जिसे पापा संत कहते हैं। वो हमारे दादाजी हैं। एलिजा ने सोचा, फिर फैसला किया। तारा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, उसने कहा। मुझे पुस्तकालय में जाना है और मुझे नहीं पता कि पुराना संत कहां है। दिल्ली के सबसे धनाढ्य व्यक्ति विक्रम सिंह राठौड़ की भव्य हवेली में एक भयावह खामोशी पसरी रहती थी। इस खामोशी को सिर्फ दो छोटी छोटी छड़ियों की टकटक तोड़ती थी। 8 साल की जुड़वां बेटियां सानवी और तारा, जिनकी आंखें कभी रोशनी से नहीं मिलीं, अपने पिता से हमेशा दूर रखी जाती थीं, मानो वे कोई शापित रहस्य हों। लेकिन क्यों एक पिता अपनी बेटियों से इतनी घृणा करता था, और क्यों हवेली के नौकर इतने खौफजदा थे कि कोई इस राज के बारे में फुसफुसाने की भी हिम्मत नहीं करता था? जब एलिजा
एक तेज तर्रार ईसाई महिला नई आया बनकर इस हवेली में कदम रखती है तो उसे तुरंत एक अंधेरी साजिश की भनक मिलती है। महंगी दवाएं जो कभी इस्तेमाल नहीं होती, रात को ताले में बंद बच्चों के कमरे और एक पिछली आया माया जो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। जब सानवी उसके कान में फुसफुसाती है, क्या आप भी इस घर में मौत की गंध महसूस करती हैं, तो एलिजा का खून ठंडा पड़ जाता है। क्या ये बच्चियां सचमुच जन्म से अंधी थीं या विक्रम और उनका डॉक्टर एक ऐसा काला राज छुपा रहे थे जो दुनिया को हिला दे? एक रात एलिजा विक्रम की फोन पर बात सुन लेती है। उन्हें कभी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए, चाहे लाशें ही क्यों न बिछानी पड़े। अचानक दरवाजे के पीछे से विक्रम की ठंडी आवाज गूंजती है। तुमने क्या सुना? एलिजा मुड़ती है और देखती है कि विक्रम अंधेरे में खड़े हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो किसी शिकारी की तरह जान लेने को तैयार हो। दिल्ली के सबसे रईस इलाके में खड़ी यह ग्रेनाइट की हवेली एक ठंडा सन्नाटा बिखेरती थी। इस सन्नाटे को सिर्फ दो छोटी छड़ियों की खटखट तोड़ती थी जो अंधेरे गलियारों में रास्ता टटोलती दो जुड़वां बच्चियों के हाथों में थीं। राठौड़ परिवार की इस हवेली में कदम रखते ही एक झटका लगता था। विक्रम राठौड़, भारत के रियल एस्टेट के सबसे खूंखार सौदागर, अपनी बेटियों को कभी छूते नहीं थे। वे उन्हें दूर से घूरते मानो वे कोई घिनौना अभिशाप हों। जब सानवी और तारा अपनी छड़ियों से उनके पास आती तो वे पीछे हट जाते, जैसे उनकी सांसें भी उन्हें दूषित कर देंगी। हवेली के नौकर चुपचाप इस भयानक व्यवहार को देखते, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, जैसे डर का साया उनकी जुबान पर ताला लगा देता। आज सुबह हवेली में एक नई हलचल थी। एलिजा, एक साहसी और चतुर ईसाई महिला, नई नौकरानी बनकर आई थी। वह दूसरों की तरह न तो इस हवेली की भव्यता से डरी, न ही विक्रम की ठंडी धमकाने वाली नजरों से। जैसे ही उसने अपना सामान रखा, मुख्य रसोइया शांति ने उसे चेताया, यहां आंखें खुली रख पर जुबान बंद, वरना तुम भी माया की तरह गायब हो जाओगी। एलिजा ने पूछा, माया कौन थी? शांति ने नजरें चुराईं, पीछे देखकर फुसफुसाया, ये दीवारें सुनती हैं, कुछ सवाल जानलेवा होते हैं। ये वाक्य एलिजा के मन में एक ठंडी सिहरन छोड़ गया। पहले दिन की शाम जब एलिजा बच्चियों के कमरे में खाना ले गई तो उसने कुछ भयावह देखा। दोनों के कमरे रात को अंदर से ताले में बंद रहते थे। क्या कोई अंधी बच्चियों को कैद करता था? दस्तक देने पर चाबी घूमने की आवाज आई। इतनी छोटी बच्चियां ताला कैसे खोल सकती थीं? अंदर जाते ही उसने देखा कि सानवी और तारा एक कोने में सिमटी थीं, जैसे किसी अनजान खतरे से डर रही हों। एलिजा ने धीरे से परिचय दिया और उनके पास बैठ गई। सानवी ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ, फिर फुसफुसाई, क्या आप भी इस घर में मौत की गंध महसूस करती हैं? एलिजा का दिल धक से रह गया। इतनी छोटी बच्ची के मुंह से इतने भयानक शब्द। वह जवाब देने ही वाली थी कि बिजली कड़की और कमरे की लाइट गुल हो गई। अंधेरे में तारा ने फुसफुसाया, हमारी पिछली आया गायब हो गई। पापा कहते हैं वह भाग गई, पर हमें उसकी चीखें सुनाई दी थीं, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। एलिजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, कब? तारा बोली, जिस रात पापा फोन पर चिल्लाए कि उनकी आंखों का इलाज कभी नहीं होगा, चाहे दुनिया उलट जाए। बिजली लौटी और एलिजा ने दीवारों पर बच्चों की डरावनी पेंटिंग्स देखीं। चेहरों की आंखें थीं, पर सभी को काली स्याही से मिटा दिया गया था, जैसे कोई रोशनी से नफरत करता हो। जब उसने पूछा तो बच्चियां चुप हो गईं, जैसे डर से पत्थर बन गई हों। उसी शाम विक्रम के ऑफिस से फोन बजा। एलिजा ने अनजाने में रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ एक सख्त आवाज आई, डॉक्टर शर्मा, सब तैयार है, आज रात पीछे के दरवाजे से आना, नौकरानी आपको अंदर ले आएगी। और हां, वे महंगी दवाएं लाना, भले ही हम जानते हैं कि वे बेकार हैं। एलिजा सन्न रह गई। उसने रिसीवर रखा, सांस रोके। तभी पीछे से विक्रम की आवाज गूंजी, तुमने क्या सुना? वह मुड़ी तो देखा कि विक्रम अंधेरे में खड़े थे। उनकी आंखें एक शिकारी की तरह चमक रही थीं। जवाब देने से पहले ही उन्होंने फोन उठाया और किसी से बोले, उन्हें कभी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए, चाहे लाशें बिछानी पड़े। एलिजा की उस रात नींद उड़ गई। विक्रम के शब्द उसके कानों में चाकू की तरह चुभ रहे थे। लाशें बिछानी पड़े, कौन सी सच्चाई?
क्या सानवी और तारा का अंधापन कोई साजिश थी? उसने तकिए को मुट्ठी में भींच लिया। माथे पर ठंडा पसीना चमक रहा था। यह हवेली कोई घर नहीं बल्कि एक काला जाल था। सुबह की पहली किरण ने जब खिड़की से झांका तो एलिजा का इरादा पक्का था। वह इन बच्चियों को बचाएगी, चाहे जान जोखिम में डालनी पड़े। सुबह नाश्ते के दौरान एलिजा ने देखा कि नौकर उससे कन्नी काट रहे थे। उसकी नजर रसोई की मेज पर पड़ी एक दवा की शीशी पर गई जिस पर सानवी और तारा का नाम था। जैसे ही उसने शीशी उठाई, शांति चिल्लाई, उसे मत छू। एलिजा चौंकी। चाय का कप फर्श पर चकनाचूर हो गया। शांति ने चारों ओर देखा और फुसफुसाई, ये दवाएं बच्चियों को कभी नहीं दी जाती, सिर्फ दिखावा है। उसकी आंखों में खौफ था। तो ये दवाएं कहां जाती हैं? एलिजा ने पूछा। शांति ने होंठ भींचे और बोली, माया ने भी यही सवाल किया था। अगले दिन वह लापता थी। एलिजा के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उस दोपहर जब विक्रम ऑफिस गए, एलिजा बच्चियों के साथ बगीचे में थी। सूरज की धूप उन पर पड़ रही थी, पर हवेली की छाया उनके पीछे मंडरा रही थी। सानवी ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या आप भी इस घर में मौत की गंध महसूस करती हैं? एलिजा ने उसके चेहरे को गौर से देखा। सानवी की आंखें भले अंधी थीं, पर उनमें एक गहरी समझ थी, जैसे वह अंधेरे में भी सच देख सकती हो। हां, एलिजा ने जवाब दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तुम्हें कैसे पता कि यहां कुछ गलत है? सानवी बोली, मुझे सपने आते हैं जिनमें मैं देख सकती हूं। मैंने देखा कि मेरी आंखें पहले ठीक थीं, फिर किसी ने हमारी रोशनी चुरा ली। तारा ने जोड़ा, माया दीदी हमें बताना चाहती थीं, पर फिर उनकी चीखें सुनाई दी जैसे कोई उन्हें ले गया। एलिजा ने दोनों के हाथ थामे। उसका दिल भारी हो रहा था। मैं तुम्हें बचाऊंगी, उसने वादा किया, भले ही उसे नहीं पता था कि यह कैसे होगा। तारा ने फुसफुसाया, पापा हमसे नफरत करते हैं, कहते हैं हम उनकी शर्मिंदगी हैं। इन शब्दों ने एलिजा के दिल को चीर दिया। शाम के खाने में तनाव चरम पर था। विक्रम डाइनिंग टेबल के एक सिरे पर थे, सानवी और तारा दूसरे सिरे पर, बीच में खाली कुर्सियां। एलिजा बच्चियों को खाना खिला रही थी। अचानक तारा का गिलास छूटा और लाल रस मेज पर फैल गया। विक्रम ने कुर्सी लात मारकर खड़ी की और चिल्लाए, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जाता, मेरी बेटियां मेरी बदनामी हैं। तारा सिकुड़ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। सानवी ने उसका हाथ थामा, पर उसका चेहरा भी डर से सफेद था। एलिजा का गुस्सा फट पड़ा। ये सिर्फ रस है साहब, बच्चे हैं वे, कोई अपराधी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। नौकरों की सांसें थम गईं। विक्रम ने उसे घूरा। उनकी आंखें एक भेड़िए की तरह चमकीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम नहीं हो, उन्होंने सांप की तरह फुसफुसाया। तुम्हें नहीं पता कि इस घर में नियम क्या है, लेकिन तुम दूसरों से अलग हो। तुम्हारी आंखों में एक जिद है जो मुझे खलती है। एलिजा ने उनकी आंखों में देखा। उसका डर गुस्से में बदल रहा था। मैं अपना काम कर रही हूं साहब, और मेरा काम इन बच्चियों को बचाना है। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वह उसे शिकार की तरह तौल रहे हों। फिर वे हंस पड़े, एक ठंडी खोखली हंसी। देखते हैं तुम कितने दिन टिकती हो। माया भी ऐसी थी। वे खाना छोड़कर चले गए। उनके कदमों की गूंज हवेली में लंबे समय तक रही। सानवी ने एलिजा का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, माया दीदी के बाद कोई हमारे लिए ऐसा नहीं लड़ा। एलिजा ने उसका हाथ थामा, पर उसका दिमाग एक सवाल से भनभना रहा था। माया के साथ क्या हुआ था, और क्या उसका भी वही अंजाम होगा? उस रात जब हवेली सो गई, एलिजा अपने कमरे में थी। वह माया के बारे में और जानना चाहती थी। उसने फैसला किया कि बच्चियों के कमरे की तलाशी लेगी। गलियारे में पहुंचते ही उसने देखा कि उनका कमरा बाहर से खुला था। वह चुपके से अंदर गई। चांदनी कमरे में फैली थी। बच्चियां गहरी नींद में थीं। उसने तलाशी शुरू की, अलमारियां, दराज, किताबें। फिर उसका पैर तारा के बिस्तर के नीचे किसी चीज से टकराया। एक पुरानी डायरी। उसने खोला तो उसकी सांस रुक गई। पन्नों पर लिखा था, माया, हमारी आंखों की चुराई गई रोशनी। वह आगे पढ़ने ही वाली थी कि तारा की आवाज आई, क्या आपने भी माया दीदी की चीखें सुनी? एलिजा चौंक गई। डायरी फिसल गई। तारा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी खाली आंखें चांदनी में चमक रही थीं।
कभी कभी रात को उनकी आवाज आती है। वह कहती हैं कि हमारी रोशनी चुराई गई। एलिजा का शरीर ठंडा पड़ गया। डायरी वापस रखते वक्त एक पन्ना गिरा। उसने चांदनी में पढ़ा, किसी पर भरोसा मत करो, डॉक्टर पर भी नहीं। तभी हवेली की घंटी बजी और डॉक्टर शर्मा का नाम उसके कानों में गूंज उठा। घंटी ने एलिजा को झकझोर दिया। आधी रात को आगंतुक। उसने डायरी बिस्तर के नीचे सरकाई और बाहर निकलने को मुड़ी। तारा ने उसका हाथ पकड़ा। वो आदमी जो रोशनी चुराता है, वो आ गया है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में निश्चितता थी जो एलिजा को डरा गई। एलिजा कमरे से निकली, दरवाजा बंद किया और अंधेरे गलियारे में खड़ी हो गई। नीचे से आवाजें आ रही थीं, विक्रम और एक पुरुष की। सीढ़ियों के पास छिपते हुए उसने देखा, विक्रम एक लंबे आदमी से बात कर रहे थे जिसके हाथ में ब्रीफकेस था। डॉक्टर शर्मा, जिसका चेहरा खतरनाक आत्मविश्वास से चमक रहा था। सब तैयार हैं? विक्रम ने पूछा। उनकी आवाज में छिपा डर था। हां, रिपोर्ट्स तैयार हैं, डॉक्टर ने कहा, और दवाएं भी, भले ही वे बेकार हैं। विक्रम ने चारों ओर देखा, फिर डॉक्टर को स्टडी रूम में ले गए। एलिजा ने दरवाजे पर कान लगाया। परिणाम हेरफेर किए गए हैं, डॉक्टर बोला। कोई नहीं जान पाएगा कि उनकी आंखों का इलाज संभव था। एलिजा की चीख दब गई। चैरिटी का पैसा? विक्रम ने पूछा। सब ठिकाने लग गया, डॉक्टर ने जवाब दिया। कोई नहीं जान पाएगा। अचानक फर्श चरमराया। एलिजा का कंधा दरवाजे से टकराया। कौन है? विक्रम चिल्लाए। एलिजा ने झटके से दरवाजा खटखटाया। मैं एलिजा, चाय पूछने आई थी। विक्रम ने उसे घूरा। इतनी रात को? बच्चियों को पानी चाहिए था, उसने झूठ बोला। डॉक्टर शर्मा ने उसे तौला। ईसाई महिला है ना? अजीब है, इतनी दूर से आना, ज्यादा जुड़ाव मत करना। एलिजा ने जवाब दिया, मैं अपना काम जानती हूं। विक्रम ने उसे जाने को कहा, पर उसका कंधा पकड़कर बोले, रात को अपने कमरे में रहो, कुछ कमरे खतरनाक हैं। एलिजा ने सुना। डॉक्टर फुसफुसाया, ये माया जैसी है। उस रात नींद नहीं आई। सुबह उसने डायरी फिर खोली। एक नोट मिला, चुराई गई रोशनी का सच पुस्तकालय में है, पुराने संत के पीछे। तारा जाग गई। मुझे सपना आया, उसने कहा। माया दीदी ने कहा, पुस्तकालय में जाओ, पुराने संत के पीछे। पुराना संत क्या है? एलिजा ने पूछा। दादाजी की तस्वीर, तारा बोली। पापा उसे संत कहते हैं। मुझे वहां ले चलो, एलिजा ने कहा। दिल्ली के सबसे धनाढ्य व्यक्ति विक्रम सिंह राठौड़ की भव्य हवेली में एक भयावह खामोशी पसरी रहती थी। इस खामोशी को सिर्फ दो छोटी छोटी छड़ियों की टकटक तोड़ती थी। 8 साल की जुड़वां बेटियां सानवी और तारा, जिनकी आंखें कभी रोशनी से नहीं मिलीं, अपने पिता से हमेशा दूर रखी जाती थीं, मानो वे कोई शापित रहस्य हों। लेकिन क्यों एक पिता अपनी बेटियों से इतनी घृणा करता था? और क्यों हवेली के नौकर इतने खौफजदा थे कि कोई इस राज्य के बारे में फुसफुसाने की भी हिम्मत नहीं करता था? जब एलिजा, एक तेज तर्रार ईसाई महिला, नई आया बनकर इस हवेली में कदम रखती है, तो उसे तुरंत एक अंधेरी साजिश की भनक मिलती है। महंगी दवाएं जो कभी इस्तेमाल नहीं होतीं, रात को ताले में बंद बच्चों के कमरे, और एक पिछली आया, माया, जो रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। जब सानवी उसके कान में फुसफुसाती है, क्या आप भी इस घर में मौत की गंध महसूस करती हैं? तो एलिजा का खून ठंडा पड़ जाता है। क्या ये बच्चियां सचमुच जन्म से अंधी थीं, या विक्रम और उनका डॉक्टर एक ऐसा काला राज छुपा रहे थे जो दुनिया को हिला दे? एक रात एलिजा विक्रम की फोन पर बात सुन लेती है। उन्हें कभी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए, चाहे लाशें ही क्यों न बिछानी पड़े। अचानक दरवाजे के पीछे से विक्रम की ठंडी आवाज गूंजती है। तुमने क्या सुना? एलिजा मुड़ती है और देखती है कि विक्रम अंधेरे में खड़े हैं। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक है जो किसी शिकारी की तरह जान लेने को तैयार हो। दिल्ली के सबसे रईस इलाके में खड़ी यह ग्रेनाइट की हवेली एक ठंडा सन्नाटा बिखेरती थी। इस सन्नाटे को सिर्फ दो छोटी छड़ियों की खटखट तोड़ती थी, जो अंधेरे गलियारों में रास्ता टटोलती दो जुड़वां बच्चियों के हाथों में थीं। राठौड़ परिवार की इस हवेली में कदम रखते ही एक झटका लगता था। विक्रम राठौड़, भारत के रियल एस्टेट के सबसे खूंखार सौदागर, अपनी बेटियों को कभी छूते नहीं थे। वे उन्हें दूर से घूरते, मानो वे कोई घिनौना अभिशाप हों। जब सानवी और तारा अपनी छड़ियों से उनके पास आतीं,
तो वे पीछे हट जाते, जैसे उनकी सांसें भी उन्हें दूषित कर देंगी। हवेली के नौकर चुपचाप इस भयानक व्यवहार को देखते, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, जैसे डर का साया उनकी जुबान पर ताला लगा देता। आज सुबह हवेली में एक नई हलचल थी। एलिजा, एक साहसी और चतुर ईसाई महिला, नई नौकरानी बनकर आई थी। वह दूसरों की तरह न तो इस हवेली की भव्यता से डरी, न ही विक्रम की ठंडी, धमकाने वाली नजरों से। जैसे ही उसने अपना सामान रखा, मुख्य रसोइया शांति ने उसे चेताया, यहां आंखें खुली रख, पर जुबान बंद, वरना तुम भी माया की तरह गायब हो जाओगी। एलिजा ने पूछा, माया कौन थी? शांति ने नजरें चुराईं, पीछे देखकर फुसफुसाया, ये दीवारें सुनती हैं, कुछ सवाल जानलेवा होते हैं। ये वाक्य एलिजा के मन में एक ठंडी सिहरन छोड़ गया। पहले दिन की शाम, जब एलिजा बच्चियों के कमरे में खाना ले गई, तो उसने कुछ भयावह देखा। दोनों के कमरे रात को अंदर से ताले में बंद रहते थे। क्या कोई अंधी बच्चियों को कैद करता था? दस्तक देने पर चाबी घूमने की आवाज आई। इतनी छोटी बच्चियां ताला कैसे खोल सकती थीं? अंदर जाते ही उसने देखा कि सानवी और तारा एक कोने में सिमटी थीं, जैसे किसी अनजान खतरे से डर रही हों। एलिजा ने धीरे से परिचय दिया और उनके पास बैठ गई। सानवी ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ, फिर फुसफुसाई, क्या आप भी इस घर में मौत की गंध महसूस करती हैं? एलिजा का दिल धक से रह गया। इतनी छोटी बच्ची के मुंह से इतने भयानक शब्द। वह जवाब देने ही वाली थी कि बिजली कड़की और कमरे की लाइट गुल हो गई। अंधेरे में तारा ने फुसफुसाया, हमारी पिछली आया गायब हो गई। पापा कहते हैं वह भाग गई, पर हमें उसकी चीखें सुनाई दी थीं, जैसे कोई उसे घसीट रहा हो। एलिजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, कब? तारा बोली, जिस रात पापा फोन पर चिल्लाए कि उनकी आंखों का इलाज कभी नहीं होगा, चाहे दुनिया उलट जाए। बिजली लौटी और एलिजा ने दीवारों पर बच्चों की डरावनी पेंटिंग्स देखीं। चेहरों की आंखें थीं, पर सभी को काली स्याही से मिटा दिया गया था, जैसे कोई रोशनी से नफरत करता हो। जब उसने पूछा तो बच्चियां चुप हो गईं, जैसे डर से पत्थर बन गई हों। उसी शाम विक्रम के ऑफिस से फोन बजा। एलिजा ने अनजाने में रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ एक सख्त आवाज आई, डॉक्टर शर्मा, सब तैयार है, आज रात पीछे के दरवाजे से आना, नौकरानी आपको अंदर ले आएगी। और हां, वे महंगी दवाएं लाना, भले ही हम जानते हैं कि वे बेकार हैं। एलिजा सन्न रह गई। उसने रिसीवर रखा, सांस रोके। तभी पीछे से विक्रम की आवाज गूंजी, तुमने क्या सुना? वह मुड़ी तो देखा कि विक्रम अंधेरे में खड़े थे। उनकी आंखें एक शिकारी की तरह चमक रही थीं। जवाब देने से पहले ही उन्होंने फोन उठाया और किसी से बोले, उन्हें कभी सच्चाई नहीं पता चलनी चाहिए, चाहे लाशें बिछानी पड़े। एलिजा की उस रात नींद उड़ गई। विक्रम के शब्द उसके कानों में चाकू की तरह चुभ रहे थे। लाशें बिछानी पड़े। कौन सी सच्चाई? क्या सानवी और तारा का अंधापन कोई साजिश थी? उसने तकिए को मुट्ठी में भींच लिया। माथे पर ठंडा पसीना चमक रहा था। यह हवेली कोई घर नहीं, बल्कि एक काला जाल था। सुबह की पहली किरण ने जब खिड़की से झांका तो एलिजा का इरादा पक्का था। वह इन बच्चियों को बचाएगी, चाहे जान जोखिम में डालनी पड़े। सुबह नाश्ते के दौरान एलिजा ने देखा कि नौकर उससे कन्नी काट रहे थे। उसकी नजर रसोई की मेज पर पड़ी एक दवा की शीशी पर गई, जिस पर सानवी और तारा का नाम था। जैसे ही उसने शीशी उठाई, शांति चिल्लाई, उसे मत छू। एलिजा चौंकी। चाय का कप फर्श पर चकनाचूर हो गया। शांति ने चारों ओर देखा और फुसफुसाई, ये दवाएं बच्चियों को कभी नहीं दी जाती, सिर्फ दिखावा है। उसकी आंखों में खौफ था। तो ये दवाएं कहां जाती हैं? एलिजा ने पूछा। शांति ने होंठ भींचे और बोली, माया ने भी यही सवाल किया था। अगले दिन वह लापता थी। एलिजा के शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। उस दोपहर जब विक्रम ऑफिस गए, एलिजा बच्चियों के साथ बगीचे में थी। सूरज की धूप उन पर पड़ रही थी, पर हवेली की छाया उनके पीछे मंडरा रही थी। सानवी ने अचानक उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या आप भी इस घर में मौत की गंध महसूस करती हैं? एलिजा ने उसके चेहरे को गौर से देखा। सानवी की आंखें भले अंधी थीं, पर उनमें एक गहरी समझ थी, जैसे वह अंधेरे में भी सच देख सकती हो। हां, एलिजा ने जवाब दिया। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। तुम्हें कैसे पता कि यहां कुछ गलत है? सानवी बोली।
मुझे सपने आते हैं जिनमें मैं देख सकती हूं। मैंने देखा कि मेरी आंखें पहले ठीक थीं, फिर किसी ने हमारी रोशनी चुरा ली। तारा ने जोड़ा, माया दीदी हमें बताना चाहती थीं, पर फिर उनकी चीखें सुनाई दीं, जैसे कोई उन्हें ले गया। एलिजा ने दोनों के हाथ थामे। उसका दिल भारी हो रहा था। मैं तुम्हें बचाऊंगी, उसने वादा किया, भले ही उसे नहीं पता था कि यह कैसे होगा। तारा ने फुसफुसाया, पापा हमसे नफरत करते हैं, कहते हैं हम उनकी शर्मिंदगी हैं। इन शब्दों ने एलिजा के दिल को चीर दिया। शाम के खाने में तनाव चरम पर था। विक्रम डाइनिंग टेबल के एक सिरे पर थे, सानवी और तारा दूसरे सिरे पर, बीच में खाली कुर्सियां। एलिजा बच्चियों को खाना खिला रही थी। अचानक तारा का गिलास छूटा और लाल रस मेज पर फैल गया। विक्रम ने कुर्सी लात मारकर खड़ी की और चिल्लाए, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं ले जाता। मेरी बेटियां मेरी बदनामी हैं। तारा सिकुड़ गई। उसके होंठ कांप रहे थे। सानवी ने उसका हाथ थामा, पर उसका चेहरा भी डर से सफेद था। एलिजा का गुस्सा फट पड़ा। यह सिर्फ रस है साहब, बच्चे हैं वे, कोई अपराधी नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। नौकरों की सांसें थम गईं। विक्रम ने उसे घूरा। उनकी आंखें एक भेड़िए की तरह चमकीं। वे धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई। उनके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। तुम नहीं हो, उन्होंने सांप की तरह फुसफुसाया। तुम्हें नहीं पता कि इस घर में नियम क्या हैं, लेकिन तुम दूसरों से अलग हो। तुम्हारी आंखों में एक जिद है जो मुझे खलती है। एलिजा ने उनकी आंखों में देखा। उसका डर गुस्से में बदल रहा था। मैं अपना काम कर रही हूं साहब, और मेरा काम इन बच्चियों को बचाना है। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं, जैसे वह उसे शिकार की तरह तौल रहे हों। फिर वे हंस पड़े, एक ठंडी खोखली हंसी। देखते हैं तुम कितने दिन टिकती हो। माया भी ऐसी थी। वे खाना छोड़कर चले गए। उनके कदमों की गूंज हवेली में लंबे समय तक रही। सानवी ने एलिजा का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया, माया दीदी के बाद कोई हमारे लिए ऐसा नहीं लड़ा। एलिजा ने उसका हाथ थामा, पर उसका दिमाग एक सवाल से भनभना रहा था। माया के साथ क्या हुआ था, और क्या उसका भी वही अंजाम होगा? उस रात जब हवेली सो गई, एलिजा अपने कमरे में थी। वह माया के बारे में और जानना चाहती थी। उसने फैसला किया कि बच्चियों के कमरे की तलाशी लेगी। गलियारे में पहुंचते ही उसने देखा कि उनका कमरा बाहर से खुला था। वह चुपके से अंदर गई। चांदनी कमरे में फैली थी। बच्चियां गहरी नींद में थीं। उसने तलाशी शुरू की। अलमारियां, दराज, किताबें। फिर उसका पैर तारा के बिस्तर के नीचे किसी चीज से टकराया। एक पुरानी डायरी। उसने खोला तो उसकी सांस रुक गई। पन्नों पर लिखा था, माया, हमारी आंखों की चुराई गई रोशनी। वह आगे पढ़ने ही वाली थी कि तारा की आवाज आई, क्या आपने भी माया दीदी की चीखें सुनी? एलिजा चौंक गई। डायरी फिसल गई। तारा बिस्तर पर बैठी थी। उसकी खाली आंखें चांदनी में चमक रही थीं। कभी कभी रात को उनकी आवाज आती है। वह कहती हैं कि हमारी रोशनी चुराई गई। एलिजा का शरीर ठंडा पड़ गया। डायरी वापस रखते वक्त एक पन्ना गिरा। उसने चांदनी में पढ़ा, किसी पर भरोसा मत करो, डॉक्टर पर भी नहीं। तभी हवेली की घंटी बजी और डॉक्टर शर्मा का नाम उसके कानों में गूंज उठा। घंटी ने एलिजा को झकझोर दिया। आधी रात को आगंतुक। उसने डायरी बिस्तर के नीचे सरकाई और बाहर निकलने को मुड़ी। तारा ने उसका हाथ पकड़ा। वो आदमी जो रोशनी चुराता है, वो आ गया है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज में निश्चितता थी जो एलिजा को डरा गई। एलिजा कमरे से निकली, दरवाजा बंद किया और अंधेरे गलियारे में खड़ी हो गई। नीचे से आवाजें आ रही थीं, विक्रम और एक पुरुष की। सीढ़ियों के पास छिपते हुए उसने देखा, विक्रम एक लंबे आदमी से बात कर रहे थे जिसके हाथ में ब्रीफकेस था। डॉक्टर शर्मा, जिसका चेहरा खतरनाक आत्मविश्वास से चमक रहा था। सब तैयार है? विक्रम ने पूछा। उनकी आवाज में छिपा डर था। हां, रिपोर्ट्स तैयार हैं, डॉक्टर ने कहा, और दवाएं भी, भले ही वे बेकार हैं। विक्रम ने चारों ओर देखा, फिर डॉक्टर को स्टडी रूम में ले गए। एलिजा ने दरवाजे पर कान लगाया। परिणाम हेरफेर किए गए हैं, डॉक्टर बोला। कोई नहीं जान पाएगा कि उनकी आंखों का इलाज संभव था। एलिजा की चीख दब गई। चैरिटी का पैसा? विक्रम ने पूछा। सब ठिकाने लग गया, डॉक्टर ने जवाब दिया। कोई नहीं जान पाएगा। अचानक फर्श चरमराया।
एलिजा का कंधा दरवाजे से टकराया। कौन है? विक्रम चिल्लाए। एलिजा ने झटके से दरवाजा खटखटाया। मैं एलिजा, चाय पूछने आई थी। विक्रम ने उसे घूरा। इतनी रात को? बच्चियों को पानी चाहिए था, उसने झूठ बोला। डॉक्टर शर्मा ने उसे तौला। ईसाई महिला है ना, अजीब है, इतनी दूर से आना। ज्यादा जुड़ाव मत करना, एलिजा ने जवाब दिया। मैं अपना काम जानती हूं। विक्रम ने उसे जाने को कहा, पर उसका कंधा पकड़कर बोले, रात को अपने कमरे में रहो, कुछ कमरे खतरनाक हैं। एलिजा ने सुना। डॉक्टर फुसफुसाया, यह माया जैसी है। उस रात नींद नहीं आई। सुबह उसने डायरी फिर खोली। एक नोट मिला। चुराई गई रोशनी का सच पुस्तकालय में है, पुराने संत के पीछे। तारा जाग गई। मुझे सपना आया, उसने कहा। माया दीदी ने कहा, पुस्तकालय में जाओ, पुराने संत के पीछे। पुराना संत क्या है? एलिजा ने पूछा। दादाजी की तस्वीर, तारा बोली। पापा उसे संत कहते हैं। मुझे वहां ले चलो, एलिजा ने कहा। तारा ने सिर हिलाया। उसकी उंगलियां एलिजा की कलाई को कसकर पकड़े थीं। लेकिन हमें सानवी को लेना होगा, उसने फुसफुसाया। वो पुस्तकालय का रास्ता जानती है और जल्दी करना होगा, वरना कोई देख लेगा। एलिजा ने सानवी को जगाया। सानवी ने अपनी इंद्रियों से चारों ओर महसूस किया और बोली, क्या वो आदमी अभी भी यहां है? उसकी आवाज में आतंक था। नहीं, लेकिन हमें पुस्तकालय जाना है, एलिजा ने कहा। दोनों बच्चियां बिस्तर से उतरीं, छड़ियां थामीं और एलिजा के पीछे चलीं। हवेली की गलियारें धुंधली रोशनी में डरावनी लग रही थीं। हर कोने से ठंडी हवा आ रही थी, जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा हो। सानवी आगे थी, उसकी छड़ी फर्श पर खटखट कर रही थी। तारा उसके पीछे और एलिजा पीछे, हर आवाज पर चौकन्नी। वे मुख्य हॉल से गुजरे, जहां कल रात का तनाव हवा में तैर रहा था। फिर एक संकरी अंधेरी गली से पुस्तकालय के भारी दरवाजे तक पहुंचे। सानवी ने बताया कि यह कभी ताला नहीं लगता। एलिजा ने हैंडल घुमाया और दरवाजा चरमराया। पुस्तकालय विशाल था। ऊंची छतें, किताबों से भरी अलमारियां और बीच में एक प्राचीन मेज। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं। तारा ने एक दीवार की ओर इशारा किया। वहां है पुराना संत, दादाजी की तस्वीर। माया दीदी कहती थीं कि वह डरावनी है। एलिजा ने तस्वीर देखी। एक काली फ्रेम में बुजुर्ग आदमी का चित्र, जिसकी आंखें जीवित लग रही थीं। उसने तस्वीर के पीछे हाथ डाला। एक स्विच मिला। क्लिक की आवाज हुई और तस्वीर हिली। उसने उसे खिसकाया और पीछे एक तिजोरी नजर आई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तिजोरी में फाइलें, मेडिकल रिपोर्ट्स और एक यूएसबी ड्राइव थी। पहली फाइल सानवी और तारा की थी। जुड़वां बच्चियां स्वस्थ, दृष्टि सामान्य। एलिजा की सांस रुक गई। आगे की फाइलों में हेरफेर किए गए टेस्ट थे, जो अंधेपन को जन्मजात बताते थे। एक पुरानी रिपोर्ट में सच था। एक सर्जरी जहां बच्चियों की रोशनी जानबूझकर नष्ट की गई थी। कारण? चैरिटी फंड का दुरुपयोग। विक्रम और डॉक्टर शर्मा ने करोड़ों रुपए हड़प लिए थे। एलिजा ने यूएसबी ड्राइव जेब में डाली। तभी पुस्तकालय के दरवाजे से चरमराहट आई। सानवी और तारा सिकुड़ गईं। कोई है, सानवी ने फुसफुसाया। मैंने उसकी सांस सुनी। एलिजा ने बच्चियों को पीछे खींचा। चुप रहो, उसने कहा, आंखें दरवाजे पर। हवा ठंडी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घुस आई हो। उसने तिजोरी बंद की और तस्वीर को जगह पर सरकाया। हमें निकलना होगा, उसने कहा, लेकिन दरवाजे की ओर बढ़ते ही एक ठंडी हंसी ने उन्हें रोका। तुमने सोचा कि तुम सच ढूंढ लोगी? विक्रम की आवाज दीवारों से गूंजी। वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तुम कहीं नहीं जा रही एलिजा, माया ने भी यही गलती की थी। एलिजा ने बच्चियों के हाथ पकड़े और दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सानवी ने फुसफुसाया, अलमारी के पीछे गुप्त रास्ता है, माया दीदी ने बताया था। एलिजा ने अलमारी को धकेला। एक संकरा, अंधेरा रास्ता दिखा। तीनों उसमें घुस गए। रास्ता नम और ठंडा था। दीवारों से पानी रिस रहा था। पीछे से विक्रम की आवाज गूंजी, तुम बच नहीं सकती एलिजा, यह हवेली मेरा है। रास्ता एक तहखाने में खुला, जहां मटमैली रोशनी में पुराने बक्से और टूटा फर्नीचर बिखरा था। एक कोने में एक टेप रिकॉर्डर था, जिस पर माया का नाम लिखा था। एलिजा ने उसे चलाया। माया की कांपती आवाज गूंजी, अगर कोई यह सुन रहा है तो भाग जाओ। विक्रम और डॉक्टर शर्मा ने बच्चियों की रोशनी चुराई, चैरिटी के पैसे के लिए, और मैं अब जीवित नहीं हूं। टेप रुक गया।
तारा ने फुसफुसाया। वह हमें देख रही है। माया दीदी चाहती हैं कि हम सच बताएं। एलिजा ने यूएसबी ड्राइव को कसकर पकड़ा। तभी तहखाने की सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आई। विक्रम और डॉक्टर शर्मा नीचे उतर रहे थे। उनके हाथों में धातु की चमक थी। तुमने बहुत कुछ देख लिया एलिजा, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। अब तुम्हारा वक्त खत्म। एलिजा ने बच्चियों को पीछे धकेला। उसने तहखाने में एक पुराना लोहे का रॉड देखा और उसे उठा लिया। तुम इन बच्चियों को और नुकसान नहीं पहुंचाओगे, उसने कहा। उसकी आवाज में आग थी। डॉक्टर शर्मा हंस पड़ा। तुम अकेली हो, हमारे पास पूरी हवेली है। लेकिन तभी तहखाने की दीवार से एक और दरवाजा खुला और शांति वहां खड़ी थी। नहीं, वह अकेली नहीं है, शांति बोली। माया मेरी बहन थी, मैं चुप थी, लेकिन अब नहीं। विक्रम और डॉक्टर सन्न रह गए। एलिजा ने मौका देखकर बच्चियों को शांति की ओर धकेला। इन्हें ले जाओ, उसने चिल्लाया। शांति ने बच्चियों को पकड़ा और दरवाजे की ओर दौड़ी। लेकिन विक्रम ने एलिजा की ओर छलांग लगाई। डॉक्टर शर्मा ने भागने की कोशिश की, लेकिन शांति ने रिवॉल्वर तान दी। रुको, वरना गोली मार दूंगी। उसकी आवाज में दशकों का दर्द था। एलिजा ने विक्रम को दीवार से सटा दिया। तुमने इन बच्चियों की जिंदगी क्यों बर्बाद की? उसने चिल्लाया। विक्रम की आंखें जल रही थीं। वे मेरी कमजोरी थीं, मेरी इज्जत को दाग लगाती थीं, और वह चैरिटी, वह मेरा साम्राज्य था। एलिजा ने यूएसबी ड्राइव निकाली। यह सब अब खत्म, दुनिया को सच पता चलेगा। तभी पुलिस की सायरन की आवाज गूंजी। शांति ने चुपके से अपने भाई को, जो स्थानीय थाने में इंस्पेक्टर था, फोन किया था। विक्रम और डॉक्टर शर्मा को हथकड़ी लगी। सानवी और तारा, जो अब शांति के साथ सुरक्षित थीं, एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए थीं। पुलिस ने यूएसबी ड्राइव और फाइलें जब्त कीं। जांच में पता चला कि विक्रम और डॉक्टर शर्मा ने एक फर्जी चैरिटी के जरिए करोड़ों रुपए हड़पे थे और बच्चियों की आंखों की रोशनी को नष्ट कर दुनिया को जन्मजात अंधापन का झूठा नाटक रचा था। माया की हत्या का सबूत भी तहखाने में मिला। उसके कपड़े और सानवी और तारा को एक विशेष अस्पताल में भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी आंखों की सर्जरी की संभावना तलाशी। कुछ महीनों बाद दोनों ने पहली बार रंग देखे, लाल, नीला, हरा। एलिजा उनके साथ थी जब उन्होंने आकाश को देखा और मुस्कुराया। शांति ने हवेली छोड़ दी, लेकिन वह बच्चियों की नई अभिभावक बनी। हवेली अब खाली थी। उसका सन्नाटा अब और गहरा था। लेकिन सानवी और तारा की हंसी ने उस अभिशाप को तोड़ दिया था। एलिजा ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा और उसने फुसफुसाया, माया, तुम्हारा सच जीत गया।